वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और ये बात हम हमेशा आपसे कहते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान की दुनिया भर में बहुत सी शनाख्त हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान का अदब हो जाए या मुसन्निफ हो जाए, यहाँ का कल्चर हो जाए, यहाँ के क्रिकेट स्टार्स हो जाए, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और पाकिस्तानी को पहमा भी बहुत मशहूर है। पहाड़ भी हमारे बहुत मशहूर, हमारे पहाड़, हमारी खूबसूरत वादियाँ, अगर हमारे नॉर्दर्न एरियाज की हम बात करें तलहा, तो सबसे ज़्यादा ये मशहूर है कि नेचुरल ब्यूटी हमारे। और कहते हैं कि अगर आपने दुनिया में वाकई जन्नत देखनी है तो आप हमारे कश्मीर चले जाएं। और इस तरीके से हमारे काफ़ी कोपहमा ऐसे हैं तलहा जो वो बहुत ज़्यादा टैलेंट रखते हैं, अपने मदद आपके तहत बहुत से ऊंचे ऊंचे पहाड़ सर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं होता। लेकिन आई लाइक टू गिव द क्रेडिट टू अली सतपारा, बहुत बड़ा नाम, उन्होंने यकीनन बहुत कुर्बानियां दी और इस खेल को सपोर्ट किया। उनकी पूरी फैमिली आज इस खेल को सपोर्ट कर रही है और तुम चले आओ पहाड़ों की कसम आज हर किसी की जुबान पे इसी वजह से है। मेरे ख्याल से क्रेडिट गोज टू अली सतपारा। पाकिस्तान का एक और नाम वाजिदुल्लाह भी दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर पाकिस्तान का परचम नस्ब करने में मसरूफ हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही वाजिदुल्लाह जो है उन्होंने बहुत सारी चोटियां सर की। कौन सी? राका पोशी की चोटी उन्होंने सर की है, व्हिच इज अ ह्यूज चैलेंज। बहुत मुश्किल चोटी होती है। K2 भी सर किया हुआ है इन्होंने और ये आज हमारे साथ हमारे मेहमान बने हैं दुनिया बोल है में। वेलकम टू दुनिया बोल है भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल लास्ट ईयर मेरा रकापोशी था, इस साल K2 22 जुलाई को K2 रकापोशी कहते हैं कि बहुत मुश्किल तरीन चोटी और दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है मुश्किल तरीन चोटियों में से एक, या K2 ज़्यादा मुश्किल? नहीं, K2 वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। K2 पे काम बहुत ज़्यादा होता है, K2 बहुत मुश्किल है। K2 पे काम बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। अगर उसी तरीके से रकापोशी भी अगर लोग काम करें तो रकापोशी भी उसी तरह आसान है। रकापोशी के ऊपर लोग नहीं है, काम नहीं होता और उसकी जो लेंथ है, क्लाइंबिंग की जो रूट है वो बहुत ही लंबा है। या K2 का मेरे ख्याल 3.5 किलोमीटर उसकी क्लाइंबिंग बनती है। रकापोशी में कहते हैं कि बेस जो होती है उसकी उसमें भी काफी मेरे ख्याल से 500 किलोमीटर का कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो आम तकरीबन 11 किलोमीटर उसकी वो एलिवेशन बनती है, उसकी रेंज बनती है कि इतना क्लाइंब हो। चैलेंजेस बताएं इस खेल की, मुश्किलात बताएं इस खेल की। जिस तरह क्रिकेट को स्पॉन्सर मिलते हैं आप लोग को मिलते हैं? नहीं, जैसा आपने कहा कि अली भाई की वजह से हम थोड़ा सा भी लोग जानते हैं, लोग हमें जानते हैं। इस वजह से जैसा मतलब इसी साल मुझे स्पॉन्सर मिला, पाकिस्तान से ही मुझे स्पॉन्सर मिला, कराची से मुझे स्पॉन्सर मिला, जिसकी वजह से मैंने K2 क्लाइंब किया। तो अली भाई की कुर्बानी है जिसकी वजह से हमें लोग जानने लगे और लोग अभी वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। मैं आया भी इसीलिए हूँ कि अभी मार्च में इंशाल्लाह मैं एवरेस्ट की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो अपने स्पॉन्सर्स को मैं मना लूँ किसी तरीके से कि मैं एवरेस्ट चला जाऊं। तो मैं इसी कोशिश में हूँ, इंशाल्लाह मैं एवरेस्ट जाऊंगा। सही। अच्छा, रकापोशी को बादलों की मां कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? वो उसकी सराउंडिंग में कोई उतनी बड़ी पीक है ही नहीं, बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के जिस कोने पे भी आप चले जाएं वहाँ से रकापोशी नज़र आती है। आप खुंजराब से रकापोशी देख सकते हैं, आप देवसई से रकापोशी देख सकते हैं, आप बपुसर टॉप से रकापोशी देख सकते हैं, आप चतराल त्रिशमीर के जो ऊपर है जानी पास कहते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिस इलाके में भी आप जाएंगे तो वहाँ से आपको रकापोशी नज़र आ जाएगा। वाह, ये बताइए वाजिद, आपको लास्ट टाइम किसने स्पॉन्सर किया था? कौन थे वो लोग? कराची से बिनेसान था और अटलस हुंडा था। वाह, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरा स्पॉन्सर किया और उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी मेरे लिए करें। लेकिन हमारी भी वाजिद कोशिश यही होती है कि हम खेल को सपोर्ट करें, खिलाड़ी को सपोर्ट करें और उन तमाम लोगों से अपील करें कि जो खेल और खिलाड़ी का हक है, जिनको अल्लाह ने ताकत दी है, इस्तात दी है, ये मकाम दिया है सोसाइटी में, उनको अपना वो मकाम, वो ताकत इस्तेमाल करके सोसाइटी को वापस देना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम के बाद लोग आगे बढ़ेंगे, वाजिद को सपोर्ट करेंगे ताकि वाजिद एवरेस्ट को भी सर कर सके। अब वाजिद से मैं पूछता हूँ एक बड़ा मुश्किल सवाल। बर्फीले पहाड़ों में जाने का बड़ा शौक होता है। अब कराची और पाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा कराची वालों को बर्फ देखने का ही शौक होता है। पहाड़ में जाते हैं थोड़ी सी हवा निकल जाती है, लेकिन जब ये सोचते हैं ना हम कि यार वहां नहाएंगे कैसे, वॉशरूम कैसे यूज करेंगे, सबसे बड़ा सवाल, तो हम कहते हैं छोड़ो भाई, जाएंगे, देखेंगे
वापस आ जाएंगे। वाजिद भाई, तला, हम कराची वालों को ना सिर्फ स्नोफॉल देखने तक मजा आता है, उसके बाद 2 दिन भी हम नहीं टिक सकते, हम वापस भागते हैं बोरिया बिस्तरा बांध के, क्योंकि उसके बाद जो ठंड होती है वो हमें चलिए बर्दाश्त वाजिद भाई, नहीं देखिए है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज। मुझे कोई किस्सा सुनाइए कि किसी बंदे को आप पहली बार ले गए हो और वो वॉशरूम गया हो और फिर वापस आके उसने बोला भाई तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अमूमन यही होता है सर, जो भी मतलब हमारे मुल्क से मेहमान आते हैं, ये यादगार चीज़ें होती है, वो कभी भूल ही नहीं सकते। भाई कोशिश करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, जैसा ट्रैकिंग हो उसको हम ट्रैकिंग कहते हैं, वहाँ पे हम टॉयलेट टेंट अलग देते हैं। ओके। उसको एक खड़ा सा बना के उसके ऊपर टॉयलेट फिट लगाते हैं, एक शावर टेंट अलग से देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, यहाँ के वॉशरूम में जो बंदा आदि है तो वो वहाँ पर इतना कंफर्टेबल नहीं होता, इंतहाई मुश्किल होता है। लेकिन जो उस चीज़ को पसंद करते हैं वही लोग वहाँ आ जाते हैं। लेकिन वो enjoy करते हैं। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने भी वर्दा, कि जो बर्फीले पहाड़ में वॉशरूम इस्तेमाल करने को पसंद करते हैं वो ही वहां जाते हैं। मैं नहीं जा सकता। सोच के ठंड लगना शुरू हो गई कि आप सोचें कि आप एक बर्फ के पहाड़ पे और वहां आप शावर ले रहे हैं, तो सोच के कहेंगे भाई हम पानी को देख लिया टेंट के अंदर, वो भी टेंट के अंदर। गर्म पानी नहीं होगा। पानी का टेम्परेचर क्या होगा वैसे? गर्म पानी। आप किसी ट्रैकिंग में साथ जाते हैं तो पूरा सिस्टम होता है। Okay. किचन टेंट होता है, मेस टेंट होता है, आपके साथ पूरा स्टाफ होता है, वो आपको गर्म पानी देते हैं। खर्चा कितना होता होगा? ये सब सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पैसे बहुत सारे चाहिए भाई। इसीलिए तो सर जैसे स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होती है ना। जैसे क्लाइंबिंग के लिए लास्ट ईयर मेरा तकरीबन कोई, अगर मैं फुल बोर्ड चला जाता तो 72-73 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था। लेकिन क्योंकि हम खुद काम करने वाले लोग हैं, अपना वज़न खुद उठा सकते हैं, तो तकरीबन 40 क्रॉस हो गया मेरा, 40-42 क्रॉस हो गया, इतना लग गया। तो नीचे ट्रैकिंग में भी यही होता है। लोग कहते हैं कि यार K2 बेस कैंप के कितने मतलब अखराजात आते हैं, तो इन सर्विसेज के बेसिकली ये सर्विसेज के पैसे लगते हैं। स्टाफ, पूरे स्टाफ लगता है। एक बंदे के साथ कम से कम कोई 10 से 15 पोटर्स होते हैं, जो लो पोटर कहते हैं, जो 25 kg आपके साथ वजन कैरी करके जाते हैं। तो इसी तरीके से आपकी कास्ट बहुत ऊपर चली जाती है। वैसे वाजिद भाई, मैं सोचता हूँ कि यकीनन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको ज़रूरत है सपोर्ट की, लेकिन लोग कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं अली सतपारा के बाद इस इंडस्ट्री को? आप सर ये बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन सर हम सेफ नहीं है। सेफ नहीं है। अब मैं, और सेफ क्यों नहीं है? सेफ इसलिए नहीं है कि मेरे बच्चे, अगर कल अल्लाह ना करे मुझे कुछ होता तो मेरे पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है ही नहीं, ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हमें इंश्योरेंस देती है। उन पोर्टर्स के पास भी नहीं होगी, उस स्टाफ के पास भी नहीं होगी। 2 लाख रुपए की मेरी इंश्योरेंस सरकार की तरफ से है। ओके। सिर्फ 2 लाख रुपए, और लो पोर्टर के लिए मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए है। तो अब सर वो भी इसलिए क्योंकि आपकी जीबी की सरकार अलग है। जीबी की अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वजह से जीबी ने इतनी तरक्की की है। पाकिस्तान जीबी से थोड़ा अलग है, जिसकी वजह से वो बच गए हैं। अगर यही सिस्टम में आ जाते तो जीबी का भी काम उतर जाता। सबसे पहले अगर ये हमारी छोटी सी कम्युनिटी है सर, ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्लाइंबिंग करने वाले गिनने में आए तो 160-170 बंदे हैं जो फिंगरटिप्स पे आप काउंट कर सकते हैं। जो क्लाइंबर्स प्लस जो मतलब जो स्टाफ वगैरह होता है, क्रू होता है, वो सारा मिला के 160 बंदे हैं। अब वो उसी से पैसे कमाते भी हैं अपने बच्चों के लिए और अपना शौक़ भी पूरा कर लेते हैं। तो अगर इनको अगर सेफ करें तो अली सतपारा आपके साथ हर साल में 2 अली सतपारा आपके निकाल सकते हैं, आप सेव करें तो। अदरवाइज़ यहाँ पर हमारे यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर स्कूल नहीं है, ऐसी कोई ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है जिसको जो काम सीख ले। क्योंकि हमने जहाँ से सीखा है, इंटरनेशनल जो लोग आते हैं उनके साथ जा के हमने सीखा है, उनको देख के हमने सीखा है। तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस सर, इंश्योरेंस के लिए हमारे कुछ होना चाहिए। जैसे बाहर से शेरपाज आते हैं, उनकी कम से कम 40 से 50 लाख की इंश्योरेंस होती है। ऐसी कोई पॉलिसी बने, हमारे जो क्लाइंबर्स हैं उनकी सबसे पहले इंश्योरेंस बने तो लोग सेफली क्लाइंबिंग करें। तो एक इसमें एक और चीज़ में यार, इंश्योरेंस कंपनीज इतनी सारी हैं, वाजिद आपको स्पॉन्सर ही कर दें, सिर्फ अपना इंश्योरेंस ही स्पॉन्सर कर दे अपनी प्रोडक्ट को। सर वो इंश्योरेंस वाले सबसे पहले पूछते हैं आप काम क्या करते हैं। हाँ। हम बताते यही काम करते हैं। नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी कि इसमें पता है सेफ्टी मेजर्स कोई होते नहीं है। नहीं, वो कहता है इसमें वो रेशो कितना है,
तो हम कहते हैं 80-85% तो है ही है, सही। कहते हैं नहीं हम इस तरह नहीं अच्छा, आप करते। देखिए कि इंश्योरेंस पॉलिसीज वाले भी जब अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उससे पहले वो भी देखते हैं कि इसमें रेशो कितना है, कितने % चांसेस हैं कि ये क्लेम हो जाएगी, कितने % चांसेस क्लेम नहीं होगी। अगर उनको लगता है क्लेम नहीं होगी तो वो देते तो चले फायदा क्या है मैं insurance जुम्मे का policies? मुबारक दिन है। उम्मीद करता हूँ कि शायद कोई अच्छी इंश्योरेंस कंपनी उठेगी और हमारे भाई वाजिद को इंश्योर करेगी और अच्छे अमाउंट से करेगी, क्योंकि वो वैसे ही अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वर्दा, उनके पास बहुत बजट्स होते हैं, उनको वो पैसे यकीनन खर्च करने होते हैं अवामुन नास के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। तो वाजिद जैसे लोग, ये एथलीट्स, ये खिलाड़ी हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा है, इनका हक बनता है क्योंकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट करते हैं। तो अगर सोसाइटी को थोड़ा सा उसका शेयर दे देंगे तो कम नहीं होगा, बढ़ेगा। जैसे कि हमने स्टार्ट में अपने आज का जी कोट भी कहा मैंने था रिक्वेस्ट किया था स्टेट लाइफ के जो चेयरमैन थे, वो गिलगित आए थे टूर पे जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था सर हमारे लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं, आप तो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं तो आप कोई ऐसी प्रोजेक्ट बनाया कि हम भी इसमें सेफ हो जाए। उन्होंने कहा कि जब कराची आप आएंगे तो आप स्पेशल मेरे पास आ जाए, आने के बाद हम कोई डिस्कस करके इसका कोई हल निकालता। उसने कोई उम्मीद दिलाई, इंशाल्लाह सर अल्लाह खैर करेगा वाजिद भाई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई। और आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। और जैसे वर्दा आपको मालूम है बड़ी नामी गिरामी शेफ हैं, कुछ खाने की बात करते हैं। मैं कुछ खाने की बात करूंगी, लेकिन फिलहाल तला जैसे कि हम अभी बातें कर रहे हैं थोड़ा ठंड